अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी अगली वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम आइन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यानी हम उसको देख रहे हैं, उसकी एक एक शिक को, उसके एक एक वर्ड को। तो इंशाअल्लाह लज़ीम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे सामने कौन सा आर्टिकल है। तो जनाब, हमारे पास आर्टिकल 8 है। हमने आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 7 जो था वो स्टेट की डेफिनेशन के बारे में था, वो हमने पढ़ ली थी और उसमें हमने देखा था कि वो मुकम्मल नहीं है, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि आर्टिकल 1 के अंदर ही स्टेट की डेफिनेशन हो जानी चाहिए। तो चलते हैं जनाब आर्टिकल 8 की तरफ। आर्टिकल 8 कहता है, इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स और इस आर्टिकल की हेडिंग है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। और आर्टिकल 8 का पैरा 1 है, सब पैरा 1 है, एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर shall to the extent of such inconsistency be void। इसका मतलब यह है कि हर वो कानून या हर वो कस्टम जिसने कानून का दर्जा हासिल कर लिया हो, अगर वो उन राइट्स को मुतसादम है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, तो वो लॉ जो है वो कलअदम तस्वर होगा, वो लॉ वैलिड लॉ के नहीं कहलाएगा। पैरा 2 कहता है जी, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। तो जनाब ये कहता है कि जो रियासत है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो इस चैप्टर में दिए गए कानून को हकूक़ को पामाल करे, या अब्रिज का मतलब होता है कि उन हकूक़ तक पहुंचने में कोई वास्ता बन जाए, यानी उसको ये कह दीजिए कि इस हकूक़ तक अगर आपने पहुंचना है तो आपको उस ब्रिज से गुजर के आना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो वो भी वाइड होगा, यानी इस हकूक़ में और कानून में कोई दूरी नहीं होगी, और वो जो इस चैप्टर में जो हकूक़ दिए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे। तो जनाब देखते हैं आगे क्या है। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू any law relating to members of the armed forces or of the police or of such other force as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them। तो हम सब ने सुना है, देखा है कि कोई जो बंदा फौज में होता है तो वो यूनिफॉर्म है, वो किसी अखबार में कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता, वो कोई बुक नहीं लिख सकता, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक फ़ौजी जब वो फ़ौज में भर्ती होता है तो उसके बेतहाशा फॉर्म्स उससे साइन करवाए जाते हैं। उन फॉर्म्स में से एक फॉर्म वो भी होता है जिसमें वो खुद कहता है कि मैं आज से अपने तमाम फंडामेंटल राइट्स को सरेंडर करता हूँ और मैं उनको उनके असूल के लिए किसी भी फोरम पे, किसी अदालती फोरम पे, स्टेट की किसी फोरम पे रजू नहीं करूँगा। तो यहाँ से वो फिर तमाम फौजियों पे पाबंदी हो जाती है। ऐसे इज़हार राय पे कोई पाबंदी नहीं। आइन कहता है कि आप जब चाहें जो चाहें लिखें, जो चाहें वो आप बोलें, लेकिन एक आर्म फोर्सेस के बंदे को अगर कोई बुक लिखेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो अखबार में आर्टिकल लिखेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए कई लोग, कोई फौजी हजरात जो हैं जिनको लिखने का क्रेज़ होता है, वो फेक नाम से, कलमी नाम से आर्टिकल भी लिखते हैं, बुक्स भी लिखते हैं। तो ये है जनाब उसकी वजह कि वो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स वो छोड़ चुके होते हैं। तो इस वजह से उनके ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स का इत्तलाक नहीं होता।
और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये फिर वही है जी, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू, ए में आर्म फोर्सेज आ गई, बी में है एनी ऑफ द लॉ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल as enforced immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in that schedule। यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ऊपर रुकावट करने के लिए पहली बात तो ये कोई कानून होगा नहीं, लेकिन आर्म फोर्सेस का अगर कोई कानून है तो वो फंडामेंटल राइट्स को रोक सकेगा अपने अफसर्स और अपने मैन की हद तक। उसके अलावा कुछ कवानीन हैं जो अगर फंडामेंटल राइट्स से मुतसादम भी हैं तो उनको एग्जम्पशन हासिल है, वो शेड्यूल फर्स्ट में दिए हैं। तो चलते हैं शेड्यूल फर्स्ट को देखते हैं वो कौन से कवानीन हैं। ये जनाब फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें कोई तकरीबन इसके पार्ट 1 भी है, उस पार्ट के अंदर 5 सेक्शन हैं, बल्कि 6 सेक्शन हैं, फिर पार्ट 2 है और उस पार्ट 2 के अंदर भी 6 सेक्शन हैं। अब ये कवानीन जो हैं हमें एक एक कानून देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को छेड़ता भी है तो इसको एग्जम्पशन दी गई, क्यों दी गई, और अब क्या इसको कंटिन्यू रहना चाहिए या कि नहीं रहना चाहिए। दिस वाज पैरा 3। अच्छा, इसका आगे पैरा 3 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट का सब पार्ट 2 है। अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल and no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter। यानी अब इसमें एक तो बड़ी ये कन्फ्यूजन है कि कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल, जब फर्स्ट शेड्यूल आपने कह दिया तो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी हैं वो सारे उसमें आ गए, लेकिन बी पार्ट में कहता है, बी पार्ट के रोमन 2 सेक्शन में कहता है कि अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में जो कवानीन हैं, एंड नो सच लॉ नॉर एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी वाइड ऑन द ग्राउंड दैट सच लॉ और प्रोविजन इज इनकंसिस्टेंट विद और रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो यानी यहाँ पर ये रोक रहा है, यानी आर्टिकल 8(3)(b) का जो 1 है तो वो कहता है कि वो तमाम कवानीन जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हैं, तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी ब्रैकेट है, फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए कवानीन, और इसी का जो रोमन 2 पैरा है उसमें कहता है अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल and no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter। तो जनाब ये अब हम फर्स्ट शेड्यूल को भी टच करेंगे इंशाल्लाह, तफसील से देखेंगे। आगे पैरा 4 है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ बी of clause 3, यानी notwithstanding anything contained in paragraph B of clause 3 within a period of 2 years from the commencing day the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter। तो फर्क नजर आ गया कि पार्ट 1 जो है शेड्यूल 1 का उनको तो नहीं छेड़ना, लेकिन जो पार्ट 2 है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 उसमें लेजिस्लेचर को ये हुक्म दिया जाता है आइन के मुताबिक कि 2 साल के अंदर अंदर वो उन तमाम कवानीन को इस चैप्टर के अंदर दिए गए हकूक के मुताबिक कर लें।
अब जब हम फर्स्ट शेड्यूल के लॉज को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 2 साल, क्योंकि आइन को बने हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया, क्या 2 साल बाद ये हुआ भी था कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। Provided that appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months, यानी 2 साल तो इस आइन ने उनको दे दिए कि आप 2 साल के अंदर अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 है उन कवानीन को चेंज करें, ऐसा अमेंड करें कि वो हमारे इस चैप्टर में दिए गए हकूक़ को पूरा करें, और अगर वो इससे इनकन्सिस्टेंट है तो उनको कलअदम करें। और अगर आप 2 साल में ना कर सकें तो आप इस पीरियड को एक्सटेंड कर लें, लेकिन 6 माह से ज़्यादा नहीं। तो एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज़ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, सच रेजोल्यूशन शैल बी रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। और वो कह रहे हैं कि वो तमाम कवानीन जिनको आपने अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ने इस चैप्टर में दिए गए हकूक़ के मुताबिक लाना है, तो वो जो लेजिस्लेचर होगा उसकी जो रेजोल्यूशन पास होगी वो रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली होगी, यानी ये कौमी सतह पे होगा, सूबाई सतह पे नहीं होगा। आगे इसका आखिरी पैरा है, सब पैरा 5, द राइट्स conferred by this chapter shall not be suspended except as expressly provided by the constitution, कि किसी तौर पे वो हकूक़ जो इस चैप्टर में आप आर्टिकल 9 से ऑनवर्ड दिए होंगे उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद वाज़ेह तौर पे इसको बयान न करे। तो यहाँ हमारा चैप्टर 8 की डिस्कशन ख़त्म होती है। इसके अंदर इसकी इस्लामी तनाज़ुर क्या है, और इसके बाद ये जो फर्स्ट शेड्यूल में बेतहाशा पुराने कवानीन हैं उनमें से अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अभी तक ऑपरेटिव हैं और कौन कौन से ऑब्सोलीट हो चुके हैं लेकिन आइन के अंदर लिखे हुए हैं। और चूँकि हमारे पास टाइम नहीं होता फजूल काम करने का, तो आइन की 24th अमेंडमेंट तक हो चुकी है, 25th अमेंडमेंट शायद हो चुकी है, और उस दौरान हमने कभी ये नहीं किया कि यार ये छोटे छोटे काम जो फजूल हैं चाहे इनको भी कर लिए जाए। तो जनाब अली इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे, इस्लामी तनाज़ुर देखेंगे आर्टिकल 8 का, और इस फर्स्ट शेड्यूल के जितने कवानीन कवर हो सके हम करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कौन कौन से कवानीन हैं जिनको यहाँ रखा गया और क्यों रखा गया, और उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है, और जो 2 साल की लिमिट दी गई उसमें क्या पार्लियामेंट ने उसको अडेयर किया या नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए इजाज़त, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अच्छे बुरे लफ्ज़ों में कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों का, घर वालों का, सबको बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।